प्रदेश, बिहार और बंगाल तक फैला हुआ था। इसका उदय हुआ 8th सेंचुरी बीसी में और इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, मतलब 16 बड़े राज्य। लेकिन उन सब में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था। बेहद उपजाऊ जमीन, नदियों का जाल और सबसे बढ़कर लोहे के भंडार, जिनसे बनते थे सबसे मजबूत हथियार। अच्छा, मगध के इतिहास को याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, HSNM, मतलब हरेक, शिशुनाग, नंद और फिर मौर्य। आज हम पहले 3 वंशों की कहानी पर फोकस करेंगे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के आने का स्टेज तैयार किया था। तो हमारी कहानी के पहले हीरो हैं राजा बिंबिसार, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार एक बहुत एम्बिशियस राजा थे। उनका सपना था मगध को एक छोटे से राज्य से एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलना। और बिंबिसार का प्लान जबरदस्त था। उन्होंने 2 तरफा स्ट्रेटेजी अपनाई। एक तरफ उन्होंने अपनी ताकत से अंग महाजनपद को जीत लिया और दूसरी तरफ उन्होंने शादियों का इस्तेमाल किया एक पॉलिटिकल टूल की तरह। कौशल की राजकुमारी से शादी की तो दहेज में पूरा काशी मिल गया। दूसरे ताकतवर परिवारों में शादी करके उन्होंने दोस्त बनाए, दुश्मन नहीं। मतलब कम से कम खून खराबे के साथ साम्राज्य को चारों तरफ से मजबूत कर लिया। लेकिन सत्ता की कहानियों में अक्सर एक अंधेरा मोड़ आता है। बिंबिसार ने तो अपने बड़े बेटे दर्शक को अपना वारिस चुना था, पर उनके दूसरे बेटे अजातशत्रु के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी और उसने गद्दी के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। इसी एक भयानक काम की वजह से हर्यक वंश पर हमेशा के लिए एक दाग लग गया। इतिहास में इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाने लगा, यानी पिताओं की हत्या करने वालों का वंश। अजातशत्रु का राज लड़ाइयों और झगड़ों से तो भरा था, पर यह कल्चरली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दौर था। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि उस समय के 2 सबसे बड़े थिंकर्स, महावीर और गौतम बुद्ध, दोनों का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ। और तो और 483 बीसी में गौतम बुद्ध के निधन के तुरंत बाद अजातशत्रु के ही राज में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने बौद्ध धर्म के भविष्य की नींव रखी। पर कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये खून खराबे का सिलसिला यही नहीं थमा। अजातशत्रु के साथ भी वही हुआ जो उसने अपने पिता के साथ किया था। उसके अपने बेटे उदयन ने उसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। हालांकि उदयन ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक नया शहर बसाया, पाटलिपुत्र, और अपनी राजधानी राजगृह से यहां ले आया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। यहां से पूरे रिवर ट्रेड पर कंट्रोल करना आसान हो गया और मगध और भी अमीर हो गया। हर्यक वंश का अंत भी हिंसा से ही हुआ। आखिरी राजा नागदशक बहुत कमजोर था, तो उसके ही एक मंत्री शिशुनाग ने उसे गद्दी से हटाकर मार डाला और एक नए वंश की शुरुआत की, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश ने मगध को और आगे बढ़ाया। राजधानी को वैशाली ले जाया गया और उनकी सबसे बड़ी जीत थी अवंती राज्य को हराना, जो पश्चिम में मगध का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। इनके दौर में 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति भी हुई। लेकिन मगध की किस्मत में शायद हिंसा ही लिखी थी। इस वंश का अंत भी हत्या से ही हुआ, जब महापद्मनंद ने आखिरी राजा को मार डाला। और यहां से मगध में एंट्री होती है नंद वंश की। ये लोग एक अलग ही लेवल पर थे। नंद वंश को उनकी जबरदस्त दौलत और विशाल सेना के लिए जाना जाता था। इसके फाउंडर महापद्मनंद एक बहुत ही ताकतवर राजा थे, जिन्होंने मगध को इतना फैलाया जितना पहले किसी ने नहीं फैलाया था। ये जो सिक्के दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सिंबल है, एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम का। नंदों ने एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बनाया, नहरें बनवाईं और ट्रेड को खूब बढ़ावा दिया। इसी पैसे से उन्होंने एक इतनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी खड़ी की जिसका डर दूर दूर तक था। तो जब आखिरी नंद राजा धनानंद का राज था और नंद साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था, 326 ईसा पूर्व में दुनिया को जीतने निकला एक योद्धा भारत की सरहदों तक आ पहुंचा। वो था सिकंदर महान। हालांकि सिकंदर की सेना ने नंदों की विशाल सेना के बारे में सुनकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके आने से एक चीज हुई,
उत्तर पश्चिम भारत में एक पावर वैक्यूम बन गया और इसी उथल-पुथल ने एक नए हीरो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए रास्ता बना दिया, जो जल्द ही नंद साम्राज्य को चुनौती देने वाला था। तो जब हम मगध के इन शुरुआती राजवंशों की कहानी को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? ये ताकत, एम्बिशन, क्रूरता और डिप्लोमेसी का एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जाल है जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक साम्राज्य बनाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? किसी लीडर का विजन, बहुत सारी दौलत, या फिर सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए की गई क्रूरता? इस पर सोचिएगा जरूर।